Hello everyone, I welcome you back to the channel Civil Spotlight, and today we are going to discuss the tests on stone aggregates. स्पेशली जो हम डिस्कस करने वाले टेस्ट यहाँ पे वो है फ्लेकीनेस इंडेक्स, इलोंगेशन इंडेक्स, एंगुलरिटी नंबर, स्ट्रिपिंग वैल्यू टेस्ट. दिस इज लेक्चर 6 पार्ट 2C. So before beginning, this is an small introduction. I'm here to guide you for competitive exam. So let's begin our lecture. Okay guys, तो हम बात करते हैं शेप टेस्ट की. जब भी कोई भी बात बोलेगा शेप टेस्ट, तो शेप टेस्ट के अंदर ये 3 टेस्ट पे फोकस रहता है: फ्लेकीनेस इंडेक्स, इलोंगेशन इंडेक्स एंड एंगुलरिटी नंबर. अब ये डिफरेंट चीज़ क्या है, किस तरीके से करना चाहिए, सारा की सारा मैं यहाँ डिस्कस करूँ. एज यूजुअल मैं बुकिश चीज़ नहीं यूज़ करूँगा. मेरा फोकस ESE, गेट और SSC JEE के ध्यान में रख के ही मैंने यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि शेप टेस्ट की ज़रूरत क्या है. इन चीज़ों पे क्वेश्चंस आते हैं. तो शेप टेस्ट किस लिए पता करना है, हमें निकालने हैं इसमें से फ्लेकी और इलोंगेटेड एग्रीगेट्स. यानी कि शेप टेस्ट से पता लग रहा है कितने परसेंटेज एग्रीगेट फ्लेकी हैं और इलोंगेटेड है. अब सर इलोंगेटेड और फ्लेकी क्या बेकार होते हैं? जी हाँ. क्यों? क्योंकि इनमें होती है लेस स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू राउंडेड और एंगुलर एग्रीगेट्स. तो दे आर नॉट रिकमेंडेड इन द कंस्ट्रक्शन. चाहे आप कॉन्क्रीट का कंस्ट्रक्शन करो, चाहे आप बिटुमिनस कंस्ट्रक्शन करो, वहाँ पे से पूरी कोशिश की जाती है फ्लेकी और इलोंगेटेड एग्रीगेट्स को हटा दिया जाए. तो सबसे पहला उठाते हैं फ्लेकीनेस इंडेक्स. ठीक है, तो फ्लेकी एग्रीगेट्स कौन से हैं बाय डेफिनेशन? तो डेफिनेशन सीधी सी है, वो एग्रीगेट्स जिनका लीस्ट डायमेंशन इज लेस देन 0.6 टाइम्स द मीन डायमेंशन. अब यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट्स थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, ये मीन डायमेंशन का क्या मतलब है. फॉर एग्जांपल से एक एग्रीगेट है, उसके 3 डायमेंशन हो सकते हैं, X, Y और Z. तो सर क्या, जैसे ये 3 हैं, इनका मीन डायमेंशन लेके 0.6 टाइम से कम होना चाहिए, ऐसा क्या? नहीं यार, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है. मीन डायमेंशन यहाँ पे मीन ऑफ पासिंग एंड रिटेनिंग सीव की बात हो रही है, तो उसी को तो हम डायमेंशन मानते हैं. सपोज करो अगर आपकी 10 mm कोई सीव है, अब आप इसमें से सीव कर रहे हो, ये सीव है, इसमें से जो एग्रीगेट पास हो गए वो 10 mm से छोटे हुए, और जो इसके ऊपर रह गए या तो वो 10 mm के हैं या 10 mm से बड़े हैं साइज में. तो इस टाइप की सीव पे जो रिटेन कर जाएंगे 10 mm वाली पे, तो जनरली हम उन्हें अपनी टेक्निकल टर्म में क्या कहेंगे, 10 mm मीन डायमेंशन वाले एग्रीगेट्स. तो इस तरीके से समझने की कोशिश करो. अभी मैं ऑल दो मीन का अभी भी कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा, क्योंकि जो मैंने बोला 10 mm 10 पे तो रुके हैं, और सपोज करो इसके ऊपर 12 mm है, तो वो इनका मीन क्या हुआ, 12 से तो वो पास कर गए और 10 mm पे रिटेन कर गए. तो 10 + 12 22 डिवाइडेड बाय 2 इट बिकम्स 11. सो दे आर बेसिकली ऑफ 11 mm, नॉट जस्ट 10 mm. तो मीन डायमेंशन इसका हुआ 11 mm अगर 12 से पास कर रहे हैं और 10 पर रिटेन कर रहे हैं. ये तो मैंने एक एग्जांपल देने की कोशिश की. अभी मैं प्रोसीजर में समझाऊंगा तो और क्लियरली समझ में आएगा. बस आपको इतना याद रखना है, फ्लेकी पार्टिकल्स कौन से हैं जो कि 0.6 टाइम्स द मीन डायमेंशन से भी छोटे हैं, उन्हें हम फ्लेकी एग्रीगेट्स कहेंगे. और अगर वो इससे बड़े हैं देन दे आर नॉर्मल, दे कैन बी यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन वर्क. प्रोसीजर क्या है, एग्रीगेट्स आर सीव्ड थ्रू सेट ऑफ सीव्स एज शोन बिलो. Minimum 200 pieces should remain in each sieve range. Weight is also measured. मतलब मैंने बिल्कुल मिनिमल लिखा है, फालतू की बकवास नहीं लिखी, ये कर दो वो कर दो. सिंपल है, सीव का एक अरेंजमेंट होता है, ये सब आपने लैब में किया होगा. इस टाइप की सीव्स होती हैं. ठीक है, इनमें से अब कुछ kg ऑफ एग्रीगेट्स आप पास कराते हैं. मेनली जनरली 1100 ग्राम्स ऑफ एग्रीगेट जो है पास कराए जा रहे हैं सपोज. तो कोशिश करनी चाहिए कि इतना एग्रीगेट डाल दे कि हर एक सीव के ऊपर एटलीस्ट 200 पीसेस तो हमें दिख जाएं, ताकि हम अच्छे से पता कर सकें उनमें फ्लेकी हैं कि वो नहीं है. और टोटल वेट कह लो W है. टोटल मतलब पूरा जो यहाँ से
यहाँ तक गया है उसको W कह रहा हूँ, और हर एक सीव में रिटेन हुआ है W1, W2, W3 अप टू WN जितनी भी सीव्स हैं। अब आओ, ईच एग्रीगेट इज पास फ्रॉम एप्रोप्रिएट स्लॉट एज एक्सप्लेन्ड इन टेबल। अब मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहता हूँ कि हम लोग कैसे फ्लेकी एग्रीगेट्स को अलग करते हैं नॉर्मल एग्रीगेट से। तो उसके लिए कुछ ऐसा आपने हाईवे की लैब्स में यूज़ किया होगा, और इसके ऊपर कुछ कुछ लिखा रहता है, जैसे 63 to 50, 50 to 40, 40 to 31.5, और ये सब लिखा हुआ है, मार्किंग लिखी होती है इसके अंदर। उस पर्टिकुलर सीव से पास और उस पर्टिकुलर सीव पर रिटेन, इसको उठा के यहाँ से पास करा जाता है। इस चीज़ को समझने के लिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कंसेप्ट को आपको समझना पड़ेगा, वो जो हमने बोला 0.6 टाइम्स द मीन। तो सबसे पहले मीन क्या चीज़ है वो देखो। सपोज करो आपने वेट पास किया, पासिंग थ्रू 63 mm सीव और रिटेनिंग थ्रू 50 mm सीव, कितना हो गया, उसका वेट हमने लिख लिया से W1। ओके, अब 50 mm से पास कर रहा है, 40 पे रिटेन कर रहा है, से W2, इसी तरीके से W3 अप टू लास्ट तक WN जितने भी आ गया। अभी मीन का क्या मतलब है, मीन कैसे, 50 से तो ये पास कर गया एग्रीगेट और 40 पर रुक गया, तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ये 40 है, ना मैं ये कह सकता हूँ वो 50 है, वो 50 to 40 के बीच में कहीं लाई कर रहा होगा। तो हमारा जो मैथ्स कहता है वो क्या कहता है, अपने को एक फिगर चाहिए यार फॉर कैलकुलेशन, तो अपन क्या करते हैं, इसको कर देते हैं मीन। तो यहाँ पे 40 + 50 डिवाइडेड बाई 2 इट बिकम्स 45। तो 40 to 50 पे जो 40 to 50 रेंज वाली सीव जो है, यानी कि 50 से पास 40 पे रिटेन, उनका मीन डायमेंशन कितना हुआ, 45 mm हुआ। ठीक है, और एज पर डेफिनेशन 45 mm को अगर मैं 0.6 से मल्टीप्लाई करूंगा इट बिकम्स 27, क्योंकि हमें 0.6 से छोटे एग्रीगेट्स को डिफाइन करना है कि ये फ्लेकी हैं। तो हम यहाँ आए, हमने इसको मल्टीप्लाई किया 0.6 से, इट बिकम्स 27। सेम थिंग इज डन फॉर ईच एंड एवरी सेट। चाहे आप 63, 50 को देखो, इनका मीन और उसको मल्टीप्लाई किया 0.6 से, इट बिकम्स 33.9। तो ये वो डायमेंशन हो गई हैं जो हमें बता रही हैं कि इससे छोटा होगा तो क्या होगा, फ्लेकी होगा। अब आपको पता है कि 50 to 40 वाला जो है रिटेन कर गया 40 पे, पास हो गया 50 से, इस एग्रीगेट को निकालोगे और यहाँ पे जो 50 to 40 का स्लॉट लिखा हुआ है ये रहा, इसके थ्रू पास करके देखोगे, अगर वो इससे पास हो गया तो वो फ्लेकी है, पास हो गया तो, इसलिए मैं एरो बना देता हूँ। और अगर वो पास नहीं हुआ, ये कैंसिल कर देता हूँ, तो नॉर्मल एग्रीगेट है, अच्छा एग्रीगेट है, उसको हम कंस्ट्रक्शन में यूज करेंगे। तो यही बात मैंने आप लोगों के लिए यहाँ लिखी है, एग्रीगेट पासेस थ्रू पर्टिकुलर स्लॉट, वो फ्लेकी एग्रीगेट है। जो नहीं करेगा, रिटेन कर गया इस पर्टिकुलर स्लॉट के अंदर जो ये रेंज गिवन है, वो गुड एग्रीगेट है। अब जो जो पास करते जा रहे हैं उनको भी हम लिख रहे हैं, जैसे सपोज करो 40 to 50 में हमने देखा P2 वेट ऑफ एग्रीगेट्स पास कर गए, इसके थ्रू P3 पास कर गए, उस वाले में, फर्स्ट वाले में से P1 ग्राम, तो उनको भी हम मेजर करते रहेंगे वेट को, और उसको भी लिख लिया P1 P2 अप टू Pn। तो हमें पता करना है कि फ्लेकीनेस इंडेक्स कितना है, तो फ्लेकीनेस इंडेक्स को परसेंटेज में रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप समझ गए हैं कि फ्लेकी पार्टिकल्स कितने हैं, P1 + P2 + P3 अप टू Pn तक हैं, तो ये हो गया। और टोटल वेट कितना है, W1 + W2 अप टू Wn × 100। तो हमें इस तरीके से मिल जाएंगे फ्लेकीनेस इंडेक्स ऑफ पर्टिकुलर सैंपल। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि यार किस पॉइंट तक या किस परसेंटेज तक IRC या मॉर्थ ने अलाउ किया हुआ है टू यूज पर्टिकुलर एग्रीगेट इन व्हाट काइंड ऑफ लेयर। तो उसका भी मैंने आपको देखो यहाँ पे पिक लगा के दिया है। जनरली यही चीज़ें बहुत अच्छे से पूछ ली जाती हैं कि बिटुमिनस कारपेट हो, उसमें 30% फ्लेकी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बिटुमिनस कॉन्क्रीट, याद रखना बिटुमिनस कॉन्क्रीट ये जो है टॉप वाले हो जाते हैं, टॉप लेयर चली जाती है, वियरिंग कोर्स जिसे हम कह रहे हैं। मैं बताऊंगा जब मैं कंस्ट्रक्शन करो डिज़ाइनिंग ऑफ पेमेंट पढ़ाऊंगा तब और अच्छे से आपको समझ में आएगा। फिलहाल तो बस आप एटलीस्ट इसके नाम से ही याद कर लो, ये मैकाडेम हो गया, ये हो गया, बिटुमिनस सरफेस ड्रेसिंग कैसे करी जाती है, इसको एकदम डिटेल में बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये सरफेस के ऊपर लगने वाला कोट है एक्स्ट्रा, तो इतना डायरेक्टली टायर के नीचे आ गया ये, तो इसके अंदर क्या होना चाहिए, बहुत अच्छे एग्रीगेट्स यूज़ होने चाहिए, इसलिए यहाँ पे 25% रखा गया है। ओके,
और अगर आपसे कोई कहे कि अनपेव्ड रोड, जैसे कच्ची रोड हम बनाते हैं मिट्टी वाली, या जिसे वाटर बाउंड मैकाडेम भी कहते हैं, WBM रोड्स, तो ये WBM रोड्स के अंदर कितना होना चाहिए फ्लेकीनेस इंडेक्स? 15%। क्यों? क्योंकि उसके अंदर तो बाइंडिंग मटेरियल है नहीं, वहां पे अगर व्हीकल गुजरता है तो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, और वहां पे ऊपर से व्हीकल की स्पीड भी स्लो होगी। हैंस वी नीड मोर बेटर एग्रीगेट, दैट्स वाई जो कच्ची रोड है उनमें कोशिश की जाएगी सबसे अच्छी क्वालिटी का एग्रीगेट यूज हो। तो ये है IRC स्पेसिफिकेशन। एटलीस्ट आप ये याद कर लो, सरफेस वियरिंग कोर्स के लिए 25% है, और नीचे जितने भी लेयर हैं उसके अंदर 30% है। आप इस तरीके से याद कर सकते हो। और अगर कच्ची रोड है यानी कि वाटर बाउंड मैकाडेम या फिर मुर्रम की यूज़ किया गया एज बाइंडिंग मटेरियल वगैरह, उन सब के लिए 15%। ठीक है, अगर हमने बात कर ली कि फ्लेकी नहीं होना चाहिए, उसके लिए कितना है? 0.6 टाइम्स। अब इसी के साथ साथ मैंने आपको एक टेस्ट और दिखाया यहाँ पे, उसको नाम दिया हुआ है इलोंगेशन इंडेक्स। अब आपको नाम से पता लग रहा होगा इलोंगेटेड एग्रीगेट्स की बात कर रहा होगा, बिल्कुल। तो इसके लिए भी डिफाइन की गई है कि हुज लेंथ इज ग्रेटर देन 1.8 टाइम्स द मीन डायमेंशन, यानी कि पास और रिटेन के मीन से 1.8 टाइम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर है तो वो फिर इलोंगेटेड एग्रीगेट है और वो कंस्ट्रक्शन के लिए अच्छा नहीं है। अब प्रोसीजर क्या है? वही एग्रीगेट करना है। एग्रीगेट्स को सीव करेंगे हम सीव के सेट से, और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा एटलीस्ट कम से कम 200-300 पीस हमको हर एक सीव में रिटेन्ड मिले, और उन सब का वेट वही W1, W2, W3 जैसे अभी हमने फ्लेकीनेस इंडेक्स में किया वैसे मेजर कर लेंगे। आते हैं मुद्दे की बात पे। सेम पहले मैंने आपको 50 और 40 का एग्जांपल दिया था, तो वापस वही करता हूँ। 50 और 40 दोनों को ऐड करेंगे 90। अब इसका मीन लेंगे तो डिवाइड बाय 2, कितना हो गया? 45। ठीक है सर। अब 45 को जब 0.6 से मल्टीप्लाई किया था तो बन गया था 27। अब हमें किससे मल्टीप्लाई करना है इलोंगेटेड के लिए? 1.8 टाइम से। तो 45 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1.8 टाइम से, इट बिकम्स 81। तो हम इसको पास करेंगे 81 वाले स्लॉट से। सिमिलरली हर एक के लिए यहाँ पे गिवन है, तो किस तरीके से निकालना है वो इंपॉर्टेंट है, समझना आपको इंपॉर्टेंट है। मीन डायमेंशन मतलब पासिंग एंड रिटेनिंग, नॉट कि आप 3 डायमेंशन का मीन ले लो। अब देखो 50 से पास 40 पे रिटेन, 40 से पास 25 पे रिटेन, 25 से पास 20 पे रिटेन, हर एक दिख रहा है ना यहाँ पे। तो जो हमने निकाला यहाँ पे उसको इलोंगेटेड को हम इससे पास करके देखेंगे। अगर वो इससे पास हो गया, सपोज करो इससे पास हो गया तो मैं उसको एरो से रिप्रेजेंट करता हूँ। अगर वो पास हो गया तो वो इलोंगेटेड है? नहीं, तो वो गुड एग्रीगेट हुआ। और जो इससे पास नहीं हुआ, जो यहीं रह गया, वो क्या है? बैड एग्रीगेट हुआ। क्यों? क्योंकि वो तो इलोंगेटेड है। जिससे पास नहीं होगा वही तो लंबा होगा, वही तो इलोंगेटेड होगा ना, जिस पे फंस जाएगा। वो वाला एग्रीगेट नहीं लेना, तो उसका भी हम मेजर कर लेंगे। हर एक जोन के लिए, हर एक जो ये रेंज है इसके लिए उसको रिप्रेजेंट कर दिया से R1, R2 अप टू Rn से। तो अगेन सेम काम करना है। तो इलोंगेशन इंडेक्स परसेंटेज में हुआ R1 प्लस R2 अप टू Rn डिवाइडेड बाय W1, W2 अप टू Wn इंटू 100। तो हमें परसेंटेज में मिल जाएगा इलोंगेशन इंडेक्स। तो हमारे को जो कोड ने दी हुई है IRC स्पेसिफाइड, वो बेसिकली इसने फ्लेकीनेस इंडेक्स दी हुई है, उसने डायरेक्ट इलोंगेशन इंडेक्स नहीं दी हुई है IRC ने। तो फिर अब क्या करें? इसके बाद एक कंसेप्ट आया है जिसे कहा गया कंबाइंड फ्लेकी एंड इलोंगेटेड इंडेक्स। वो मैं अब आपको समझाता हूं कि केवल इलोंगेटेड की बात नहीं होगी अकेले, जब भी बात होगी फ्लेकी प्लस इलोंगेटेड की ही बात होगी, या जनरली सिर्फ फ्लेकी की भी बात हो सकती है। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे ये टेबल दिखाई हुई है। अब इस बात को बिल्कुल कंफ्यूज ना होते हुए समझो कि मॉर्थ ने बताया है, IRC ने नहीं बताया है, मॉर्थ ने बताया है। मॉर्थ ने क्या बताया? कंबाइंड फ्लेकी और इलोंगेटेड इंडेक्स की वैल्यू उसने स्पेसिफाई की है, वो यहाँ मैंने लिखा हुआ है।
वैसे मॉर्थ क्या है एक बार मैं ये बता देता हूँ शॉर्ट में। मॉर्थ है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे। इन्होंने क्या किया कि जितने भी आईआरसी कोड थे, अमेरिकन कोड थे या ब्रिटिश कोड थे, उन सबको उठा के एक साथ कंपाइल करके अपने इंजीनियर्स के लिए, अपने डिपार्टमेंट के लिए एक इंस्ट्रक्शन बनाया हुआ है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो आईआरसी ने तो नहीं दिया तो कोई बात नहीं, मॉर्थ ने क्या किया, दूसरे के कोड से उठाया और उसको यूज़ कर लिया। तो मैं आपको पहले यहाँ पे वैल्यूज़ बता देता हूँ और कहाँ से आए वो भी बता देता हूँ। मॉर्थ है 5th एडिशन से, ये मैं पहले इसलिए बता रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको एंगुलरिटी नंबर दिखा दूंगा। चलो एंगुलरिटी नंबर से पहले एक बार आपको मॉर्थ के बारे में इंडेक्स दिखा दूंगा ताकि आपको पता रहे कि मॉर्थ में कहाँ कहाँ से क्या क्या आया है, बस फॉर जनरल इंफॉर्मेशन। तो मॉर्थ के 5th एडिशन से मैंने ये वैल्यूज़ ली हैं। उन्होंने बोला है मैक्सिमम कंबाइंड वैल्यू, वर्ड ही देख लेना यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, मैक्सिमम कंबाइंड वैल्यू ऑफ फ्लेकीनेस एंड इलोंगेशन इंडेक्स भी 30% फॉर वेट विक्स मैकाडेम, बेस कोर्स, डेंस बिटुमिनस मैकाडेम, सेमी डेंस बिटुमिनस कॉन्क्रीट एंड बिटुमिनस कॉन्क्रीट सरफेस कोर्सेज। सीधे ले दे के बाद तुमको सीधे जो क्वेश्चन आएगा ना इन जनरल, मान के चलो वो तुमसे सरफेस कोर्स ही लिख के देगा। तो बिटुमिनस कॉन्क्रीट लिख दे या सरफेस कोर्स लिख दे या वियरिंग कोर्स लिख दे, तो सीधे सीधे बोल देना इट इज 30%। ये मॉर्थ की गाइडलाइन है। और बाकी सारों के लिए कंबाइंड हो चाहे कैसा भी हो, आप आराम से डायरेक्टली ये भी यूज़ कर सकते हैं 25% एंड 15 फॉर अदर थिंग्स, वरना कोशिश करो कि ज़्यादा बेटर है 30% ही यूज़ करा जाए इवन फॉर कंबाइंड। सोचो आपसे आईआरसी ने कम इसकी बोली किसकी, सिर्फ फ्लेकीनेस के लिए 30%, बस मॉर्थ बोलता है नहीं तुम फ्लेकी प्लस एलोंगेटेड के लिए 30% यूज़ करोगे। ओके गाइस, मैं अब आपको पीडीएफ दिखाना चाहता हूँ। ये अपेंडिक्स है हमारे मॉर्थ की, और बस मैं आपको इन जनरल इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि मॉर्थ क्या करता है, सारी चीज़ों को उसने कंबाइन करके एक जगह रख दिया है। तो ये बहुत बढ़िया माना जाता है फॉर हाईवे थिंग कि आप एक ही जगह पे सब कुछ रेफर कर सकते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे टाइटल भी गिवन है और नंबर भी गिवन है, तो आईआरसी के कितने सारे कोड इन्होंने एक साथ रेफर किए हुए हैं, ठीक है। फिर आईएस कोड को भी रेफर किया है जहाँ ज़रूरत है। अब आईएस कोड के बाद भी स्पेशल जो सेक्शंस हैं हमारे अलग अलग जगहों पे, उनको भी रेफर किया है इन्होंने, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। फिर जहाँ पे इनको ज़रूरत पड़ी फॉरेन स्टैंडर्ड को भी इन्होंने रखा है, जैसे एएसटीएम, उनके नंबर, कहीं पे रिंग बॉल ऑपरेटर्स वगैरह सबके लिए, तब सबके अलग अलग कोड है। यहाँ तक कि ब्रिटिश कोड्स जो ये बीएस हैं, ये दीज रिप्रेजेंट्स द ब्रिटिश कोड, यहाँ से भी इन्होंने इन्फॉर्मेशन उठाई है और काफ़ी अच्छा एक कंपाइलेशन किया हुआ है फॉर यू कैन से वैल्यूज दैट आर रिक्वायर्ड फॉर रेफरेंस इन स्पेशली हाईवे कंस्ट्रक्शन। तो ये काफ़ी अच्छा है मॉर्थ। अगर आपको एक ही जगह सब कुछ देखना है तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो मैं यहाँ सब तरीके से आपको आईआरसी और मॉर्थ की वैल्यूज़ हर बार हर टेस्ट के लिए बताते चल रहा हूँ। एंड दीज आर फ्रॉम द लेटेस्ट कोड, आई हैव क्रॉस चेकड इट। अगर उसके बाद अगर कोई आ रहा है तो ऑब्वियसली आप उसको अपडेट कर लेना खुद ही। अब बात करते हैं हम शेप टेस्ट के एक और पार्ट की, जो है एंगुलरिटी नंबर। अब ये क्या चीज़ है और ये क्यों ज़रूरत पड़ रही है। अभी हमने फ्लेकी देखा, इलोंगेटेड देखा, चलो समझ में आया ये वीक होते हैं इनको हटा देते। तो ये एंगुलरिटी से क्या है, मैंने आपको एक लेक्चर में ये बात समझाई थी कि राउंडेड एग्रीगेट वर्केबिलिटी के लिए बहुत बढ़िया है, बट इंटरलॉकिंग के लिए सबसे ख़राब है। तो ये लोड लगता है तो सबसे पहले भागेंगे। तो इनमें क्या होता है, वॉइड्स जो है ना, अगर आप स्पेरिकल मतलब बिल्कुल 100% स्पेरिकल को यूज़ करोगे तो उनमें वॉइड्स मिनिमम होते हैं, ये बात फिक्स है। बट आप जब एंगुलर यूज़ करते हैं, एंगुलर कैसे होंगे, थोड़े से टेढ़े मेढ़े से होंगे, ऐसे है कि नहीं। तो इनके अंदर क्या होगा, एक बेटर इंटरलॉकिंग होगी, ज़्यादा फ्रिक्शन होगा इन बिटवीन सर्फेसेस। तो ये बेटर वे में लोअर लाइंग लेयर्स में स्ट्रेस को डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो शेप ऑफ एग्रीगेट कैन बी राउंडेड, एंगुलर एंड फ्लेकी, ये हमें पता है। एंगुलर एग्रीगेट्स आर लेस वर्केबल देन राउंडेड
मैं बता चुका हूँ। इफ परफेक्टली स्पेरिकल एग्रीगेट्स आर पैक्ड टुगेदर, जो मैं अभी दिखा रहा था एकदम परफेक्ट 100% स्पेरिकल को पैक करोगे तो 60% है सॉलिड वॉल्यूम एंड 33% है वॉइड्स, यानी कि स्पेरिकल को पैक करने में जो वॉइड्स मिलेंगे हमें वो हैं 33%। बट अगर हमने एंगुलर यूज कर लिए, एंगुलर कैसे हैं, थोड़े से इरेगुलर हैं बढ़िया पर हैं थोड़े से इरेगुलर, तो उनके अंदर है ना वॉल्यूम जो होगी वॉइड की वो थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो एंगुलरिटी नंबर हमको यही बताता है कि वॉइड्स जो हैं बेसिकली वो कितने ज़्यादा हैं एज कंपेयर टू राउंडेड एग्रीगेट। तो आप समझ सकते हो कि मैक्सिमम पैकिंग फॉर स्फेरिकल इज 67%, और अगर हम एंगुलर पैक करेंगे तो 67% से कम होना चाहिए। तो 67% से कितना कम है वो यहाँ हम आपको एंगुलरिटी नंबर के फॉर्म में देखने को मिलेगा। दैट इज वाई वी हैव 67 इन हियर, क्योंकि वो 67% को रिप्रेजेंट कर रहा है। 67 माइनस 100W डिवाइडेड बाई CG। अब ये क्या चीज़ें हैं बिल्कुल बताते हैं यार। W इज द मीन वेट ऑफ एग्रीगेट इन सिलेंडर, C is the weight of water filled in the cylinder, G is the specific gravity of aggregates। अब ये क्या कर रहा हूँ मैं अगर आपने लैब में टेस्ट किया हो, स्पेसिफिक ग्रेविटी हम निकाल लेते हैं। तो मीन वेट ऑफ एग्रीगेट्स इन सिलेंडर, हमने सिलेंडर में जो भी एग्रीगेट्स बड़े उनका मीन वेट हमने देख लिया। C इज द वेट जो इन एग्रीगेट के बाद पानी को भरा जाएगा, जो एग्रीगेट्स के बीच में काफ़ी हद तक ये टैंपिंग रॉड है ना, इसको टैंप कर करके लेयर्स में भर देंगे, इसके बाद वॉइड्स रहेंगे। अब कैसे पता लगाएं वॉइड्स कितना है, तो उसके अंदर क्या डाल दोगे, वाटर डाल दोगे, तो वेट हो गए। जैसे ये एग्रीगेट्स प्लस वाटर आपको दिख रहा है, और खाली बकेट में निकाल के पानी भर के जो हम पिक्नोमीटर बोतल वाला कंसेप्ट लगाते हैं, सब फॉर्मूले वगैरह लगा के स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल सकते हैं। तो इसके बाद सिंपल फॉर्मूले में रखना है आपको 67 माइनस 100W बाई C इंटू G। एटलीस्ट इसको फॉर्मूले को याद ना कर पाओ तो इसका कंसेप्ट तो याद कर लो। ओके, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि IRC ने कितना रिकमेंड किया हुआ है, किस पार्ट के लिए, कैसे यूज होना चाहिए, उसको भी देखो। नोट, सो बेसिकली एंगुलरिटी नंबर इज परसेंटेज वॉइड्स इन एक्सेस ऑफ 33%, चाहे हम ये बोल लें, या नंबर ऑफ वॉइड्स इन रिडक्शन फ्रॉम 67%, या लेस देन 67%, ये बोल लें। बात दोनों एक ही है, इसलिए मैंने दोनों बातें रिपीट कर दी हैं, है ना। 0 फॉर परफेक्ट स्फेरिकल, ये एंगुलरिटी नंबर जो है इसको मैं AN से डिनोट कर रहा हूँ फॉर यहाँ पे जल्दीबाजी आपको समझाने के लिए। तो 0 किसके लिए होगा, AN परफेक्टली स्पेरिकल के, और 11 किसके लिए होगा, फ्रेशली क्रश्ड के लिए। 13 किसके लिए होगा, हाईली एंगुलर के लिए और फ्लेकी के लिए, जो हमें अवॉइड करना है। इसका मतलब कुल जो रेंज है कुल मिला के वो हो जाएगी 0 to 11 के बीच में अच्छे एग्रीगेट्स के लिए। 13 पे जाओगे तो वो किसके लिए, हाईली एंगुलर एंड फ्लेकी। फ्लेकी यूज करने क्या हमें नहीं, तो कीप इट बिटवीन 0 to 11 फॉर सेफर साइड। तो इन फ्लेक्सिबल पेवमेंट एंगुलर इज प्रिफर्ड। क्यों, क्योंकि वहाँ पे स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ जो लोड है वो इंटरलॉकिंग एक्शन से फ्रिक्शन के थ्रू ऊपर वाली लेयर से नीचे वाली लेयर में जाता है। यहाँ सब एग्रीगेट है, अभी नीचे वाली लेयर है, इसके नीचे वाली है, तो यहाँ से लोड इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है अब लोअर लाइंग लेयर में। जबकि हम कंक्रीट की बात करते हैं तो कंक्रीट के अंदर स्ट्रेंथ जो होती है ना सीमेंट की वजह से बहुत बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, तो वहाँ पर राउंडेड क्यों प्रेफर करते हैं, वहाँ पर राउंडेड प्रेफर करते हैं वर्केबिलिटी की वजह से। तो देखो वैसे तो ये बिल्डिंग मटेरियल का पार्ट था, बट मैंने सोचा मैं यहीं समझा देता हूँ ये इंपॉर्टेंट पार्ट। जब भी आप सिर्फ सीमेंट कंक्रीट कंस्ट्रक्शन की बात करो, जैसे हाउस बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, तो हम चाहते हैं कि वर्केबिलिटी अच्छी हो, तो वहाँ राउंडेड एग्रीगेट्स यूज़ कर लो। सीमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ अपने आप दे देता है। फ्लेक्सिबल पेमेंट में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, बिटुमिन। ठीक है सर, अब बिटुमिन यूज़ कर रहे हैं तो इंटरलॉकिंग और फ्रिक्शन की वजह से क्या हो गया, वो लोड डिस्ट्रीब्यूशन होगा फ्रिक्शन एंड इंटरलॉकिंग से, सिंपल। अब वहाँ अगर राउंडेड यूज़ करेंगे तो इंटरलॉकिंग कमज़ोर हो गई, बात गड़बड़ आ जाएगी। तो कुछ क्वेश्चंस भी हैं सर, जैसे कि इन 500 ग्राम सैंपल 100 आर फ्लेकी एंड 80 आर इलोंगेटेड, व्हाट इज कंबाइंड फ्लेकीनेस एंड
कंबाइंड इंडेक्स, कंबाइंड फ्लेकीनेस एंड इलोंगेटेड इंडेक्स होगा इस क्वेश्चन के अंदर। ओके, तो कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप कैसे निकालेंगे। 100 ग्राम फ्लेकी है और 80 ग्राम इलोंगेटेड है, ठीक है। यहाँ 100 ग्राम और 80 ग्राम, टोटल वेट कितना था 500 ग्राम इंटू 100, इट बिकम्स 36%। तो 36% इज द आंसर। और मैं आपसे खुद ही यहाँ पे एक एडिशनल पार्ट पूछ लेता हूँ, हमें कितना अलाउड है मैक्सिमम एज पर मॉर्थ इन वियरिंग कोर्स, इट इज 30%। ओके, अभी नेक्स्ट टेस्ट में जाने से पहले एक और पार्ट मैं आपका यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ। वो ये है कि जब आप इलोंगेशन और फ्लेकी टेस्ट करेंगे तो इसके लिए बेटर ये रहेगा आप यूट्यूब पे कोई भी टेस्ट देख लो। बट इस चीज़ से कंफ्यूज मत होना कि आपने अगर पहले फ्लेकी टेस्ट कर लिया, सेम एग्जांपल ले लेते हैं, आपने फ्लेकी के लिए सबसे पहले 500 ग्राम्स लिए एंड यू फाउंड कि यहाँ पे 100 ग्राम्स फ्लेकी एग्रीगेट्स है, तो उन 100 ग्राम्स को अलग करके आप 400 ग्राम्स पे इलोंगेटेड मत करना, ये कंसेप्ट रॉन्ग हुआ। हम क्या करेंगे, वापस से फ्लेकी को मिक्स करेंगे उन 400 ग्राम्स में जो रिटेन हो गए थे, यानी कि टोटल 500 ग्राम्स दोबारा से इसको बना लेंगे एंड देन उनके ऊपर जाके ही इलोंगेशन इंडेक्स का टेस्ट करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम फ्लेकी को अलग कर दो और इलोंगेशन को अलग कर दो, ये सोचो कि दोनों अलग अलग हैं, नहीं। कुछ एग्रीगेट्स ऐसे भी हैं जो फ्लेकी भी हैं एंड इलोंगेटेड भी हैं, उस केस में आप बहुत ज़्यादा वैल्यू ले जाओगे अननेसेसरीली। इसलिए मॉर्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है कंबाइंड फ्लेकी और इलोंगेटेड इंडेक्स को। आई बात समझ में कि मॉर्थ ने क्यों कंबाइंड फ्लेकी और इलोंगेटेड इंडेक्स पे इतना फोकस किया हुआ है। तो चलिए अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ भी चलते हैं। और मैंने जो कराया ना, मैंने सोचे बहुत सारे क्वेश्चंस देखे, तो मैंने उनको क्वेश्चन ना कराने की बजाय इंजीनियरिंग सर्विस के गेट के, मैंने सोचा आपको डायरेक्टली यहाँ पे ही करवा देता हूँ, इससे आपका कन्फ्यूजन दूर रहेगा। एंड अब जो मैंने ऊपर बात कही थी उसको भी यहाँ पे देखो, जब हम यहाँ लगाएंगे ऑब्वियसली, अब इसने कॉमन तो बताया नहीं, तो हम ये मानेंगे इसे 100 ग्राम जो है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फ्लेकी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और 80 ग्राम इलोंगेटेड को। तो फ्लेकी एंड इलोंगेटेड कितना हुआ 100 + 80 और टोटल कितना था 500। तो दिस इज आवर ओवरऑल वैल्यू। कई बार बच्चे ने गलती क्या करते हैं, 100 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 100 प्लस 80 डिवाइडेड बाय 400 इंटू 100। ये गलती मत करना। आप ये मत समझो कि 500 में से 100 तो ये चले गए, हमें 400 ग्राम के अंदर 80 ग्राम हमको फ्लेकी मिला है, ऐसे कारनामे नहीं कर रहे हैं। उस वजह से मैंने आपको छोटी सी बात समझाया हुआ है। चलो अब एक और टेस्ट है एग्रीगेट पे, ये आपने बहुत कम लोगों ने किया होगा मैं जानता हूँ कि ये टेस्ट जनरली कराया भी जाएगा तो बहुत कम लेबोरेटरीज में कराया जाता है बच्चों को, नहीं तो बस बुक्स में ही पढ़ा के छोड़ दिया जाता है थियोरेटिकल कंसेप्ट के तौर पे। वैसे टेस्ट बहुत इजी है, एक बार इसका कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ एक्सिस्ट करती है जो आपको पता होनी चाहिए, उसकी वजह से मैं यहाँ पे स्पेशल मेंशन कर रहा हूँ। वो है इफ़ चलो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये टेस्ट कर क्यों रहे हैं। यहाँ पे मैंने कहीं पे पहले ये रीज़न लिखा हुआ है कि एग्रीगेट्स जो होते हैं ना, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और हम पेवमेंट में यूज़ कर रहे हैं, इनके अंदर हायर एफिनिटी होती है वाटर के लिए, यानी कि वाटर को जल्दी एब्जॉर्व करेंगे अपने वॉइड्स में एज कंपेयर टू बिटुमिन। और अगर इनको मॉइस्चर मिल गया कहीं से तो ये बिटुमिन को हटाने की कोशिश करेंगे थ्रू देयर वॉइड्स एंड विल ट्राई टू रिटेन वाटर इन दोज वॉइड्स, या को मॉइस्चर इन दोज वॉइड्स। तो इसी वजह से स्ट्रिपिंग हो जाती है। स्ट्रिपिंग मतलब उतरना, परतों का उतरना, तो बिटुमिन की परत उतरने लगती है। आप सिंपल शब्दों में ऐसे भी इसको समझ सकते हो। तो अब स्टार्ट करते हैं। इफ एग्रीगेट इज कोल्ड एंड वेट, बिटुमिनस बाइंडर डजंट वर्क वेल। मैंने अब रीजन बता दिया, क्या रीजन है, हायर एफिनिटी है वाटर के लिए बिटुमिन के कंपैरिजन में। तो अगर आप वेट और कोल्ड में बिटुमिन डाल के उसको मिक्स करोगे तो अच्छा
मिक्स बनेगा ही नहीं। अच्छा, अब इसके लिए कौन कौन से टेस्ट रिकमेंडेड हैं और कौन से यूज़ होते हैं? देखो ऐसे तो कई टेस्ट हैं इसके अंदर जो मैंने लिख दिए हैं, एटलीस्ट आपको नाम पता होना चाहिए। स्टैटिक, डायनेमिक, केमिकल एंड इमर्शन मैकेनिकल टेस्ट। तो इनमें से जो सबसे फेमस है वो है स्टैटिक इमर्शन टेस्ट, और ये वाइडली एक्सेप्टेड है। बाकी सारों के बस नाम पता हो, आपसे कोई पूछ ले कि इमर्शन मैकेनिकल टेस्ट किस चीज़ के लिए, आप बता सकते हैं वो स्ट्रिपिंग वैल्यू टेस्ट निकालने के लिए, या फिर उसका दूसरा नाम भी है बिटुमिन अडेजन टेस्ट, यानी कि बिटुमिन कैसे चिपक रहा है एग्रीगेट्स के साथ। अब इसका प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर है पासिंग 20 ग्राम एंड रिटेनिंग 12.5 mm एग्रीगेट आर हीटेड वेल टू 150 डिग्री सेंटीग्रेड। 150 तक क्यों हीट किया? ताकि ये ड्राई हो जाए, इनमें से मॉइस्चर निकल जाए। अगर ऐसा कर दिया, मॉइस्चर रहा नहीं, तो ये अच्छे से बिटुमिन के साथ मिक्स हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ 150 डिग्री पे हीट कर दिया और बिटुमिन के साथ हो गए ये मिक्स। सो कूल्ड मिक्स इज ट्रांसफर टू बीकर मिक्स्ड विद डिस्टिल्ड वाटर। अब हम क्या करेंगे, इस मतलब कोटेड वेल कर दिया बिटुमिन से, गर्म करने का मिक्स बना लिया, उसको ठंडा कर दिया, रख लिया। अब इसको डिस्टिल्ड वाटर में ट्रांसफर कर देंगे, और उस पर्टिकुलर ये जो बीकर है, इसमें आपने देखा ये जो वाइट वाइट दिख रहे हैं ना, ये तो हो गए आपके, समझ लो एग्रीगेट्स कोटेड विद बिटुमिन, और इसको हमने भर दिया किससे? डिस्टिल्ड वाटर से। अब इसको पूरे को, बीकर को बाथ कर रहे हैं एक वाटर के अंदर, यानी कि वाटर बाथ में चल रहा है, और यहाँ पे जो वाटर है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेंटेन किया जाएगा फॉर 24 आवर्स। ऐसा करने के बाद वापस निकाले जाएंगे और इनको विजुअली इंस्पेक्ट किया जाएगा। विजुअली का मतलब आंखों से डायरेक्टली हम इंस्पेक्ट करेंगे, और स्ट्रिपिंग वैल्यू आंखों से देख के अंदाजन बता देंगे कि कितने एरिया, सरफेस एरिया से बिटुमिन उतर गया है, डिवाइडेड बाय टोटल सरफेस एरिया कितना है, इनटू 100। तो ये बेसिकली विजुअल टेस्ट है, कोई क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव टेस्ट नहीं है, कंफ्यूज मत करना, सिंपल एक इन जनरल टेस्ट है। और विजुअली जो भी चीज़ आएंगी वो अप्रॉक्सीमेट होंगी। इसी वजह से IRC ने भी इसमें काफ़ी हद तक बड़ा गैप दिया हुआ है, लाइक 10% फॉर ओपन कारपेट एंड 25% फॉर सरफेस ड्रेसिंग, बिटुमिनस मैकाडेम एंड स्टोन मास्टिक्स एस्फाल्ट। तो आपको ये वैल्यूज याद करनी है कि 25% वियरिंग कोर्स के लिए है, और लोअर लाइन के लिए 10%, लोअर लाइन नहीं कह रहा, सॉरी, अगर आप ओपन ग्रेडेड कारपेट मिक्स बना रहे हैं उसके लिए 10% है, क्योंकि इसके ऊपर हैवी ट्रैफिक जा सकता है। अगर हैवी जाएगा तो कम से कम स्ट्रिप होनी चाहिए, बाकियों के लिए 25% आप याद कर सकते हो। इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो, एक वे बताता रहता हूँ मैं ऐसे इन जनरल। तो अगले लेक्चर में तो हम बिटुमिन के ऊपर किए गए सारे टेस्ट देखेंगे और उनका मीनिंग देखेंगे, बट ये जितने भी टेस्ट थे टिल नाउ, दीज वर ऑल मेंट ऑन स्टोन एग्रीगेट्स। So guys, before leaving, I request you subscribe this channel, share it with your friends, and if you have any query, mention it in the comment section below यार। पढ़ते रहो और ये मेरे वीडियो शेयर करते रहो, क्योंकि मैं बहुत एक्टिवली शेयर नहीं करता हूँ, मैं कंटेंट बनाने में ज़्यादा फोकस्ड हूँ। मे बी जब बहुत अच्छे से हम कंटेंट बना लूँगा यहाँ पे, और 5 से 6 सब्जेक्ट हो जाए, 4 से एटलीस्ट 4-5 सब्जेक्ट हो जाए, तब थोड़ा एक्टिवली शेयर करूँगा। टिल देन आप ही शेयर करते रहें। साइनिंग ऑफ, गॉड ब्लेस यू ऑल।